एक बार फिर मैं आपको ऐसी घटना सुनाने जा रहा हूँ जो मेरे दादाजी के साथ हुई थी। अगर आपको याद ना हो, मेरे दादाजी फौज में थे और जंगलों में उन्होंने बहुत सारा समय दुश्मनों से लड़ने और जंगल में अजीब और डरावने प्राणियों से बचने में बिताया है। हम सब बच्चे गर्मियों की छुट्टियों में उनके यहाँ आते थे और वो इन घटनाओं को हमें सुनाया करते थे। उनकी सुनाई कहानियां इतनी दिलचस्प होती थी कि बच्चे तो बच्चे, घर के बड़े भी आकर उसको सुनने लगते थे। की कहानी दादाजी के दृष्टिकोण से है। शायद 50 साल पहले की बात होगी। मैं अपनी टुकड़ी के साथ जंगल में था। हमें सूचना मिली थी कि दुश्मन जंगलों के द्वारा हम पर नजर रख रहा है। हमारी टुकड़ी का काम बस दुश्मनों पर नजर रखकर उनकी जानकारी अपने हाई कमांड को देनी थी। उन पर हमला करने का हमें कोई ऑर्डर नहीं था। इसके पीछे का एक कारण था। जिस जंगल की हम बातें कर रहे हैं वो जंगल सुनसान या वीरान नहीं था। हाँ, जंगली जानवरों के साथ वो जंगल इंसानी कबीले वालों का भी घर था। ना हम और ना ही हमारी दुश्मन सेना। हम दोनों ही ये नहीं चाहते थे कि जंगल में गोलीबारी हो और इन कबीले वालों का कुछ भी नुकसान हो। हाँ, दुश्मन से सामना होने पर बिना गोली चलाए उनको ठिकाने लगाने की हमें पूरी छूट थी। जंगल का अधिक से अधिक एरिया कवर करने के लिए हम लोग 3-3 के ग्रुप में बंट गए। मेरे साथ 2 लोग और थे, कश्यप और पंकज। कुछ 15 दिन पहले दुश्मनों ने कश्यप को अकेला पाकर उसे पकड़ लिया था। अपने साथ ले जाकर उन्होंने उसे बहुत टॉर्चर किया, पर मौका पाकर वो उनके चुंगल से भाग निकला। उसने हमें बताया कि 10 दिन तक वो कबीले वालों के पास छुप कर रहा था। वहां उसने उनके द्वारा दी गई पत्तियों और जड़ों से बनी दवाइयां और लेप लगाए, जिससे उसके जख्म कुछ हद तक ठीक हो गए। हालांकि वो अभी पूरी तरह से ठीक बिल्कुल नहीं था। अभी भी वो लंगड़ा कर ही चल रहा था और इतना कमजोर हो चुका था कि बंदूकें और उसका सामान भी उससे ठीक से नहीं उठाया जा रहा था। उसकी हालत की जानकारी हमने अपने ऊपर के ऑफिसरों को दे दी थी। उन्होंने ही हमें निर्देश दिया कि फिलहाल कश्यप को लेकर जंगल से बाहर वापस मुख्य कैंप में आ जाओ। मुझे और पंकज को वहां से एक दूसरा पार्टनर अलॉट होने वाला था। उस रात हम इन्हीं निर्देशों का पालन करते हुए जंगल से थोड़े किनारे अपने मिलिट्री बेस पर जा रहे थे। सिर्फ कश्यप नहीं, बल्कि हम लोग भी खतरे में थे। हम जंगल का वो कोना छोड़ रहे थे जहां कबीले वाले रहते थे। इस वजह से अगर हमारा सामना दुश्मन से हो जाता तो वो गोलियां चलाने में नहीं हिचकिचाते। हमें सतर्कता से चुपचाप अपने मिशन को अंजाम देना था। घने जंगल के बीच से जाते हुए हर समय ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई हम पर नजर रख रहा है। यह दुश्मन का जासूस भी हो सकता था, बस हमारे थोड़ा बाहर जाने का इंतजार कर रहा हो और जैसे ही मौका मिले हमें गोली से उड़ा दे। पर मेरा सिक्स्थ सेंस ये कह रहा था कि ये दुश्मन सैनिक नहीं, कोई और है, या कहना चाहिए कुछ और है। जंगल में रात के अंधेरे में अक्सर ऐसे भ्रम होते रहते हैं। ऊपर से जिस तरह के तनाव भरे वातावरण से हम निकल रहे थे, उसमें दिमाग जरूरत से ज्यादा अधिक चौकन्ना रहने के लिए ऐसे खेल खेलता रहता है। अगले 10 मिनट में हम जंगल की वो सीमा पार करने वाले थे। इसका ये मतलब कतई नहीं था कि जंगल खत्म हो रहा था, बस वो सीमा खत्म हो रही थी जहां तक गोलियां चलाने की मनाही है। सीमा पार करने से ठीक पहले मैं रुक गया। मेरा दिमाग कह रहा था कि बाहर निकलना सुरक्षित नहीं है। मैंने कश्यप और पंकज को भी रुकने का इशारा किया। वो दोनों मेरा इशारा समझ गए। हम कबीले की सीमा से बाहर नहीं निकले, बल्कि उस सीमा से लगकर ही बाईं ओर चलने लगे। कश्यप
और पंकज समझ गए कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। जंगल के इस हिस्से को हमारी ही सेना कंट्रोल करती थी। कबीले और जंगल की सीमा से लगा हुआ हमने अपना एक खुफिया बंकर बनाया था यहाँ, जो पेड़ों के बीच काफी सफाई से छुपाया गया था। बंकर भी क्या, अंदर से आप इसे एक छोटे कमरे का मकान ही कह सकते हो, लेकिन ये बेहद मजबूती से बनाया गया था। इसमें ऐसी ऐसी जगहों पर छोटे छोटे छेद हैं कि आप बाहर क्या हो रहा है वो तो सब देख सकते हैं, लेकिन बाहर वाले को पता भी नहीं चलता था कि कोई उसे देख रहा है। इस बंकर का इस्तेमाल हम छुपने और रसद का सामान छुपाने के लिए करते थे। अगर जंगल में तैनात किसी टुकड़ी को रसद की ज़रूरत पड़ती तो सीधा बेस कैंप में आने के बजाय वो यहाँ आकर अपनी ज़रूरतों का सामान ले लेता। बेस कैंप से भी समय समय पर इस बंकर में सारा स्टॉक भर दिया जाता था। कुछ ही पलों में हम बंकर पहुंच गए। जिसे भी ना पता हो कि ये क्या है, उसे बाहर से देखने में बस वो एक बड़ा सा गोल पत्थर लगेगा। इसका डिजाइन ही कुछ इस तरह से किया गया था। मैं बंकर का दरवाजा अंधेरे में टटोलने लगा। दरवाजा बहुत सफाई से झाड़ियों के पीछे छुपाया गया था। दरवाजे में एक खास तरह का लॉक था। उस लॉक की कोई अलग सी कोई चाबी नहीं थी। जंगल में तैनात टुकड़ी एक खास तरह का चाकू अपने साथ में लेकर चलती थी। ये चाकू इस तरह से तराशा गया था कि इस बंकर के दरवाजे को खोलने के लिए चाबी का काम भी करता था। मैंने धीरे से दरवाजा खोला, जल्दी से कश्यप और पंकज को अंदर किया, खुद भी अंदर हुआ और दरवाजा जल्दी से बंद कर दिया। अब हम सुरक्षित थे। अब अगर हमारा वापस बेस कैंप में जाना होगा तो फिर सुबह ही होगा। हम आराम करने के लिए फर्श पर ही लेट गए, पर हम तीनों एक साथ ऐसे रिलैक्स नहीं कर सकते थे। हम में से कम एक को बाहर हो रही सभी गतिविधियों पर नजर रखनी थी। पंकज ने खुद से ही कहा, मैं नजर रखता हूं, पहले तुम दोनों आराम करो, पर बस पहले 10 मिनट थोड़ी सांसें नॉर्मल कर लो। मैं उसकी बात से सहमत था। पहले पंकज, फिर मैं और अंत में कश्यप पहरा देने वाले थे। हालांकि मुझे उम्मीद थी कि कश्यप की बारी आने से पहले ही हम यहां से निकल जाएंगे। हमें अपनी सांसें भरने में 5 से 7 मिनट का ही समय हुआ होगा कि दरवाजे पर एक दस्तक हुई। इस बंकर में मैं कई बार आया था, पर आज तक किसी ने दस्तक नहीं दी थी। जिस किसी को भी इस बंकर का पता है, उसके पास अंदर आने की खुद की चाबी है। अगर कोई दस्तक कर रहा है तो पक्के से ये कोई दुश्मन है। हमने कोई भी जवाब नहीं दिया। बाहर से ही फिर एक आवाज आई, मुझे पता है आप लोग अंदर हो। ये मैं हूं, आत्माराम, रसद का सामान भरने आया हूं। आत्माराम हमारे बेस कैंप का कुक और इन्हीं तरह के कामों को करने वाला सैनिक था। उसकी आवाज मैं पहचानता था। ये आवाज उसी की थी, लेकिन ये अपनी चाबी कहां भूल आया? उसे नियम पता है, हर किसी को ये दरवाजा खुद खोलना पड़ता है। अंदर से दरवाजा खोलने की सख्त मनाही है। उससे कुछ सवाल करने से पहले मैंने बाहर देखने का सोचा। देखूं तो सही कि दरवाजे में सच में आत्माराम है या कोई और। बंकर में ऐसे बहुत सारे टेक्निकल होल थे जिनसे चुपके से बाहर देखा जा सकता था। मैं और पंकज, हम दोनों ही एक एक होल से बाहर देखने लगे। बाहर जिसे हमने दरवाजे के सामने खड़े देखा, उसे देखकर हमारी आंखें
आश्चर्य से फटी रह गई। बाहर जो था उसकी शक्ल आत्माराम की थी, लेकिन लेकिन बस शक्ल। उसका बाकी का शरीर कहीं से भी आत्माराम के जैसा नहीं था, बल्कि ऐसा शरीर किसी इंसान का हो ही नहीं सकता था। लोगों के शरीर में तरह तरह की बीमारियों की वजह से विकार हो जाते हैं, लेकिन इसके शरीर से मिलती जुलती तो कोई बीमारी भी नहीं हो सकती थी। उसका एक हाथ पतला सा और दूसरा बेहद लंबा, कंधे से जमीन को छू रहा था जैसे। उसके कंधे भी अपने लंबे हाथ की तरफ झुके हुए थे, शायद इसलिए क्योंकि उस हाथ का वजन कुछ ज्यादा ही था। और उसका पैर, उसका बस एक ही पैर था। नहीं, मेरा मतलब ये नहीं कि उसका दूसरा पैर कटा हुआ था, उसका दूसरा पैर था ही नहीं। वो अपने लंबे हाथ से दरवाजा खटखटा रहा था और आत्माराम की आवाज में हमें दरवाजा खोलने के लिए कह रहा था। मैंने और पंकज ने एक दूसरे को हैरानी और डर भरी नजरों से देखा। मैं उससे पूछना चाह रहा था कि ये बाहर क्या चीज है, जो भी मैं देख रहा हूं, क्या ये तुम भी देख पा रहे हो? मेरे कुछ बोलने से पहले ही पंकज ने अपने मुंह पर उंगली रखकर मुझे चुप रहने का इशारा किया। शायद वो कुछ जानता था और बताने का ये सही समय नहीं था। मैं फिर से उस होल से बाहर देखने लगा। बाहर ये जो भी चीज थी, उसने लगभग 10 मिनट और हमसे दरवाजा खोलने के लिए कहा और फिर उसके बाद वो वहां से चला गया, अपने हाथों के बल चलते हुए। बड़ा ही भयानक दृश्य था वो। एक विकृत सा प्राणी रात के अंधेरे में हाथों के बल चलते हुए दूर जा रहा था। देखते ही देखते वो आंखों से ओझल हो गया। पंकज ने उसके गायब होने के बाद चैन की सांस ली। शायद वो उतनी देर से सांसें रोक कर रखा था। उसके हाव भाव से मुझे एहसास हो रहा था जैसे उसे खतरे की गंभीरता का पूरा अंदाजा है। नीचे बैठकर उसने रसद के सामान का बक्सा खोला और उसमें से पानी की एक बोतल निकाली और एक झटके से आधी बोतल खत्म कर दी। मैंने अभी भी उससे कुछ नहीं पूछा, बस सवाल भरी निगाहें लिए उसके बोलने का इंतजार करता रहा। कश्यप ने तो कुछ देखा ही नहीं था। उसे पता ही नहीं था कि हम दोनों क्यों इतने तनाव में हैं और पसीने पसीने क्यों हो रहे हैं। पंकज ने बोलना शुरू किया। मुझे शायद पता है बाहर वो क्या था। अधूरे अधूरे इंसान। अधूरे इंसान। पहली बार मैंने ये शब्द उस समय सुना था। मैं उसी तरह सवालिया निगाहों से पंकज को देखता रहा। उसने फिर से बोलना शुरू किया। ये जंगल के कबीले वाले, इनकी भाषा मुझे आती है। उन्होंने ही इन प्राणियों का ये नाम रखा है। अपनी भाषा में वो उसे कुछ और कहते हैं, पर हिंदी में उसका ट्रांसलेशन लगभग यही होता है। ये प्राणी अपना रूप बदल सकते हैं। इंसानों का रूप बनाना उन्हें खासा पसंद है, लेकिन ये इंसान का रूप बनाकर तुरंत उनके जैसे नहीं हो जाते। उन्हें समय लगता है एक इंसान की परफेक्ट कॉपी बनने में। तब तक वो छुपे रहते हैं, छुपकर देखते रहते हैं और सब कुछ सीखते रहते हैं। और जब उन्हें लगता है कि वो शारीरिक रूप से एक परफेक्ट कॉपी बन गए हैं, तो वो अपने शिकार को मारकर उसकी जगह ले लेते हैं। ये प्राणी अपने साथियों से टेलीपैथी के जरिए बातें भी कर सकते हैं। इस तरह से इंसानों को धोखे से फंसाकर ये पूरी की पूरी बस्ती खत्म कर देते हैं। पंकज की बातें सुनकर मैं शॉक्ड था। अगर मैंने अपनी आंखों से बाहर नहीं देखा होता तो शायद मुझे उसकी ये सारी बातें बकवास लगती। पर एक मिनट, उसके द्वारा इन अधूरे इंसानों और बाहर आत्माराम के रूप में उसको देखकर मेरे मन में एक दुखद ख्याल आया।
तूने कहा कि वो अपने शिकार को मारकर उसकी जगह ले लेते हैं। ये जो बाहर था, जो आत्माराम जैसा दिख रहा था, तो क्या इसने आत्माराम को? बोलते बोलते मैं रुक गया। पंकज मेरे मन की बात समझ गया और उसने अपनी राय दी। नहीं, मेरे ख्याल से अभी नहीं। जितना मुझे कबीले वालों ने बताया है, ये अपने शिकार को तभी खत्म करते हैं जब हूबहू उनके जैसे दिखने लगते हैं। उनके बात करने का तरीका, चाल चलन, यहाँ तक कि शारीरिक ताकत भी अपने शिकार जैसी ही हो जाती है। जो हमें बाहर दिखा वो अभी भी अधूरा था। उसकी नज़र ज़रूर है आत्माराम पर, लेकिन अभी उसने उसे मारा नहीं होगा। लेकिन वो आत्माराम की जगह लेने की तैयारी ज़रूर कर रहा है। तो उसने अपने आप को ऐसे एक्सपोज क्यों किया? अभी तो वो अधूरा है ना? मेरे मन में अगला सवाल आया। यही यही मेरे डर की सबसे बड़ी वजह है, पंकज ने फिर से कहा, और इस बार उसका गला बोलते बोलते फिर से डर के मारे सूख गया। कबीले वालों की बताई इतनी बातें सच हुई हैं, तो उन्होंने इन अधूरे इंसानों के बारे में और भी जो कुछ बताया वो भी सच होगा। जब तक ये प्राणी अधूरे रहते हैं तब तक ये बेहद कमज़ोर होते हैं। अगर हम हूल से उसे ना देखते और दरवाज़ा खोल देते तो भी उसे आसानी से मार सकते थे। लेकिन उसने अपने आप को दिखाने का जोखिम लिया। उसे पता हो या ना पता हो कि हम हूल से उसे देख सकते थे, उसने फिर भी जोखिम लिया। इसका एक ही मतलब है, वो बाहर अकेला नहीं होगा। उसके साथ बाकी के भी प्राणी होंगे, कुछ अधूरे, कुछ पूरे और कुछ अपने असली राक्षसी रूप में। पंकज का ये डर सुनकर मेरा दिल भी जैसे एक सेकंड के लिए रुक गया। कहाँ मैं एक के जाने से राहत की सांस ले रहा था। सच्चाई तो वही थी जो पंकज ने कही। हम अपने बंकर में चारों तरफ से इन प्राणियों से घिरे थे, कुछ अधूरे और कुछ पूरे, और पक्के तौर पर अधिकतर हमसे ज्यादा शक्तिशाली होंगे और हमें फाड़ कर खाने में जरा सा भी नहीं हिचकिचाएंगे। पंकज ने आगे ये भी बताया कि इन प्राणियों की गतिविधि दिन और उजाले में कम होती है। अगर इन्हें अपने शिकार की पक्की जानकारी ना हो तो ये दिन में कभी हमला नहीं करते। अपनी ताकत का इस्तेमाल करने से ज्यादा ये छल से मारने में विश्वास रखते हैं और उसी में आनंद लेते हैं। पर इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं था कि ये अपने असली रूप में शारीरिक रूप से कमजोर होते हैं। हमारे लिए सबसे अच्छा यही था कि हम यहीं दुबके रहें सुबह उजाला होने तक। हम तीनों अंदर खामोश बैठे रहे। बाहर बिल्कुल शांति थी। सिर्फ कुछ समय के अंतराल पर झींगुर और उल्लू की आवाजें हो रही थी। सच कहूं तो मुझे उन आवाजों पर भी अब भरोसा नहीं था। क्या पता ये असली झींगुर और उल्लू ना होकर वही प्राणी हो। कुछ समय के बाद हमें बाहर हल्की हल्की सरसराहट सुनाई दी। ये जमीन पर पड़े सूखे पत्तों के हिलने की आवाज थी। मैं और पंकज हम तेजी से उठे और होल में से चुपके से बाहर देखने लगे कि बाहर क्या है। हमने बाहर देखा। बाहर एक छोटा सा कुत्ते का पिल्ला घूम रहा था। जंगल में कबीले वालों ने कुत्ते पाले थे और कुछ अच्छी ब्रीड के कुत्ते तो हमारी सेना ने भी उन्हें गिफ्ट किए थे। शायद ये पिल्ला भटक कर जंगल के इस कोने में आ गया था। पर मैं ये सब क्या सोच रहा था? जिस दुश्मन से हमें खतरा था उसकी चाल मैं कैसे भूल सकता था? क्या पता ये पिल्ला भी एक बहरूपिया हो। मैंने और पंकज ने एक दूसरे की तरफ देखा और बस इशारों में ही कह दिया कि नहीं, कुछ भी हो जाए हम सूरज निकलने से पहले बाहर नहीं जाएंगे। हमने कश्यप की तरफ भी यही बताने के लिए देखा, लेकिन वो सो चुका था।
वो जख्मी था और दिन भर चलने की वजह से वो बेहद थक भी चुका था। ठीक ही था, सुबह होने पर हम उसे उठा देते। हमारी नज़र फिर से बाहर उस पिल्ले पर गई। वो मासूम सा पिल्ला खड़ा हुआ हर दिशा में देख रहा था। उसके मुंह से लगातार कूं कूं की आवाज आ रही थी, जिससे साफ लग रहा था कि वो डरा हुआ है। हम चाहते तो थे कि बाहर जाएं और उसे अंदर ले आएं, लेकिन ये बहुत बड़ा जोखिम होता। हम चुपचाप से उसे देखने के अलावा कुछ नहीं कर सकते थे। अफसोस। तभी अचानक से किसी चीज ने उसके ऊपर पेड़ों से छलांग लगाई और उसे दबोचकर फिर से एक छलांग लगाई और ऊपर पेड़ों में गायब हो गई। ये सब कुछ इतना तेजी से हुआ कि हम देख भी नहीं पाए कि ये करने वाला कौन था। उसने उस पिल्ले पर झपट्टा भी इतने जोर से मारा था कि वो पिल्ला बेचारा बीच से ही कट चुका था। उसका आधा सिर वाला हिस्सा वो चीज झपट्टा मारकर ऊपर ले गई और पिल्ले का पिछला हिस्सा खून में लथपथ जमीन पर पड़ा छटपटा रहा था। हमारे देखते ही देखते वो पूरा शांत हो गया। हम दोनों फिर से नीचे आकर बैठ गए। मैं उठकर गया और देखने लगा कि यहाँ बंकर में रसद का और क्या क्या सामान रखा है। बक्से पर भी एक लॉक लगा था जो सिर्फ हमारे चाकू से ही खुल सकता था। पंकज ये लॉक पहले ही खोल चुका था। मैंने बस बक्से के अंदर देखा। अंदर पानी की बॉटल्स, शराब की बॉटल्स और ऐसा ही खाने पीने का कच्चा सामान रखा था। साथ में पकाने के लिए भी कुछ बर्तन, माचिस और इसी तरह के सामान थे। पर फिलहाल ये सारी चीजें हमारे किसी काम की नहीं थी। बॉक्स को यूं ही ढककर मैं फिर से बैठ गया और पंकज की ही तरह सुबह का इंतजार करने लगा। कुछ देर में बाहर फिर से हलचल हुई। हम दोनों फिर से उठे और होल्स से बाहर देखने लगे। इस बार कौन था बाहर? हमने देखा बाहर 2 सैनिक थे, पर यह हमारी सेना के नहीं, दुश्मन की सेना के थे। क्या ये हमारा पीछा कर रहे थे या फिर इस बार ये सच में वो छलावे हैं? हम उनकी गतिविधियों को ध्यान से देखने लगे। उनके हाव भाव देखकर तो ऐसा ही लग रहा था कि वो कुछ तलाश कर रही हैं। वो इधर उधर देखते, फिर जमीन की तरफ भी ध्यान से देखते, जैसे पैरों के निशान ढूंढने की कोशिश कर रही हूं। ये पक्का हमारे ही पीछे आए हैं। ये हमारा कबीले की सीमा से निकलने का इंतजार कर रहे होंगे और घात लगाकर बैठे थे। जब हम आए ही नहीं तो हमें ढूंढते हुए और हमारे पैरों के निशान का पीछा करते हुए ये यहां तक आ गए। आज तो हमारी जान को 2 तरफ से खतरा था, उन अधूरे इंसानों से भी और इन दुश्मनों से भी। वो दोनों आपस में अलग भाषा में बात कर रहे थे, लेकिन मैं उनका बोला हुआ समझ सकता था। उनकी आवाज वैसे तो काफी धीमी थी, पर रात के सन्नाटे में और हवा की दिशा हमारी तरफ होने की वजह से मैं उन्हें सुन सकता था। एक सैनिक बोल रहा था, ये निशान यहां आकर खत्म हो रहे हैं और यहां से पैरों के निशानों के साथ हाथ का निशान भी है। ये क्या हुआ यहां पर? उसको जमीन पर हाथों के निशान दिख रहे थे, उसी अधूरे इंसान के बनाए हुए, जो आत्माराम का रूप बनाकर हमारा दरवाजा खटखटा रहा था। हाथों के निशान छोड़, ये देख, यहां पर किसी जानवर का आधा बदन पड़ा हुआ है, पूरा खून से भीगा हुआ। शायद कुत्ता है ये। लगता है आसपास कोई शिकारी जानवर है। सतर्क रहना, वो जानवर फिर से आ सकता है अपना बचा हुआ शिकार लेने।
वो आपस में ये बोल ही रहे थे कि अचानक पीछे वाले सैनिक पर भी हमला हुआ। ये हमला भी उसी चीज ने किया था जिसने उस पिल्ले को एक झटके में मार दिया था। इस बार भी उसने अपने पंजे के एक वार से उस सैनिक का सिर उड़ा दिया। उसका बेजान शरीर जमीन पर गिर गया। इस बार हम उस चीज को अच्छे से देख सकते थे। ये प्राणी लंबा था, बेहद लंबा। 9 से 10 फीट का कद होगा उसका। पतले पतले हाथ और पतले पतले पैर, पर उसकी उंगलियां लंबी थी, बहुत लंबी और नुकीली भी। या फिर ये उसकी उंगलियां नहीं, उसके नाखून थे। हर उंगली या नाखून कम से कम 1 फीट लंबा होगा। आज के जमाने में जिसे वेंडिगो कहते हैं, उसके जैसा दिखने में था वो। लेकिन फिर भी वेंडिगो से अलग। अगर आपने स्किन वॉकर के बारे में सुना है तो ऐसा समझो ये वेंडिगो और स्किन वॉकर को मिलाकर बनाया गया एक जीव था। ये इन अधूरे इंसानों का असली रूप और उनका असली आकार था। ये अपने शिकार को अपनी ताकत से भी मार सकते हैं, लेकिन इन्हें अपने शिकार के साथ खेलना और उनको धोखे से मारना ज्यादा पसंद है। अपने साथी का सिर धड़ से अलग हुआ और इस राक्षस को सामने देखकर वो दूसरा सैनिक वहां से भाग गया। वो राक्षस भी उसके पीछे पीछे दौड़ा। कुछ देर बाद उस दूसरे सैनिक की चीखों से रात का वो शांत माहौल गूंज उठा। मैं और पंकज, हम दोनों नहीं जानते थे कि जिस जीव ने उस सैनिक को मारा, क्या ये वही था जिसने उस पिल्ले को भी मारा, या फिर यह कोई दूसरा था। एक बात तो साफ थी कि वो सब बाहर घात लगाकर हमारा इंतजार कर रहे थे। पर बस अब कुछ देर और सुबह होने वाली थी। उजाला होते ही साथ ये सब वापस चले जाएंगे और हम सुरक्षित अपने बेस कैंप में जा सकते हैं। उस समय तक तो मैं यही सोच रहा था। तीस मिनट बाद अब हमें बाहर पक्षियों के चहचहाने की आवाज सुनाई देने लगी थी। ये पहला संकेत था कि सुबह हो चुकी है, पर बस अब उजाला होने की भी देर थी। उत्साहित होकर मैं और पंकज बाहर देखने लगे। बाहर अभी भी अंधेरा था। उस पिल्ले और दुश्मन सैनिक की सरकटी लाश अभी भी बाहर पड़ी हुई थी। कुछ मिनट और हम आजाद होंगे। हमारे ख्यालों को एक आवाज ने तोड़ा, किसी चीज के सरसराने की आवाज। कहीं पर कुछ हलचल हो रही थी, जिस वजह से जमीन पर पड़े सूखे पत्ते खरखरा रहे थे। सुबह हो गई क्या? हमें अपने पीछे से एक आवाज सुनाई दी। यह आवाज कश्यप की थी। वो भी अब सोकर उठ चुका था। मैंने और पंकज ने उसकी तरफ देखकर उसे कहा, सुबह तो हो चुकी है, लेकिन अभी बाहर निकलना खतरे से खाली नहीं। उजाला होने पर ही निकलेंगे। उसने हमारी तरफ अचरज से देखा और कहा, यह तुमने रात भर से क्या लगा रखा है? चलो चलते हैं अब। कश्यप को कुछ भी नहीं पता था कि रात को हमने क्या क्या देखा। वो तो बस दरवाजे पर दस्तक सुनने के बाद सो गया था। अभी उसे समझाने का समय भी नहीं था। हमने बस उसे कुछ देर और सब्र करने के लिए कहा और वापस से बाहर देखने लगे। पलटते ही साथ होल से बाहर जो हमने देखा, एक पल के लिए हमारी रूह कांप गई। वो सिरकटा सैनिक, उसकी लाश, वो अब खड़ी हो चुकी थी और हमारी ही तरफ जैसे देख रही हो। उसका सिर नहीं था, लेकिन अगर उसका सिर होता तो सीधा हमारी तरफ देख रहा होता, सीधा इन होल्स से अंदर हमारी आंखों में। उसे जैसे बिल्कुल ठीक ठीक पता था कि हमारी पोजीशन क्या है। बाहर और भी कुछ हलचल हुई। वो पिल्ला, उसका आधा शरीर, वो भी खड़ा हो गया
हमारे देखते ही देखते उस सिर कटे सैनिक और पिल्ले का रूप बदलने लगा। वो दोनों भी अपने उसी राक्षसी रूप में आ गए थे। ये सब जो कुछ कल रात से हो रहा था, सब कुछ इनकी एक चाल थी। ये हमें फंसाकर बाहर निकलने पर मजबूर करना चाहते थे, पर उनका प्लान फेल होता दिख रहा था। वो दोनों प्राणी अब गुर्राते और चीखते हुए सीधा हमारे बंकर के पास आ गए और अपने हाथों से दरवाजा और दीवार पीटने लगे। उनका जाल में फंसाने वाला प्लान फेल हो चुका था। अब वो बस दीवार या दरवाजा तोड़कर हमें सीधा मारना चाहते थे। पहले तो सिर्फ दरवाजे और दीवार पर हाथ मारने की आवाजें आ रही थी। कुछ मिनट बाद तो हर कोने, हर दीवार और छत पर भी हाथ मारने की आवाजें आने लगी। उन प्राणियों ने हमें चारों तरफ से घेर लिया था और उनकी संख्या 10 से ज्यादा होगी। शुक्र था कि यह बंकर बेहद मजबूत तरीके से बनाया गया था। ये बमों का धमाका भी झेल सकता था। कुछ समय तक ये दीवार पीटने का सिलसिला चलता रहा। मैं, कश्यप और पंकज दहशत में हर जगह देखते रहे। कुछ गलत है, अब तक इन्हें चले जाना चाहिए था। हमारी बीच की चुप्पी को पंकज ने तोड़ा। अब तक उजाला हो चुका होगा। उन्हें अब हार मान लेनी चाहिए थी और वापस चले जाना चाहिए था। ये अपने जाल में फंसाकर शिकार करते हैं, ऐसे आक्रामक होकर नहीं। इनके बर्ताव से ऐसा लग रहा है जैसे ये भी इनकी कोई चाल है। इनकी सारी साजिश अभी खत्म नहीं हुई है। हमें इनकी चाल समझनी होगी और उसे नाकाम करना होगा। कबीले वालों से मुझे जो भी पता चला है, उससे तो ऐसा ही लगता है। ये भी इनकी कोई चाल है। इनकी चालें अभी खत्म नहीं हुई है। इनकी सारी चाल हमने नाकाम नहीं की है। पंकज की बातें मेरे दिमाग में घूमने लगी। और क्या चाल हो सकती होगी इनकी? मैंने कुछ सोचा और मैंने अपने हथियार डाल दिए। चेहरे पर हारी हुई मुस्कान लिए मैं दोनों से बोला, शायद हम हार गए हैं। इनकी चाल कामयाब हो या ना हो, अगर ये इसी तरह दीवार और दरवाज़ा पीटते रहे तो आखिर कुछ ना कुछ टूट फूट हो ही जाएगी और ये अंदर आ ही जाएंगे। पंकज और कश्यप दोनों ने मेरी मायूसी भरी बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो दोनों सोच में लगे रहे कि चाल क्या हो सकती है। मैं रसद के सामान के बक्से के पास गया। उससे शराब की बोतल उठा ली। गिलास 2 ही थे। मैंने दोनों गिलास शराब से भर दिए। पहले मैं गिलास लेके पंकज के पास पहुंचा। एक गिलास उसकी तरफ बढ़ाकर मैंने कहा, बचना नामुमकिन है अब मेरे दोस्त। मेरे साथ एक आखिरी ड्रिंक शेयर करेगा? पंकज ने पहले मेरी तरफ देखा, फिर गिलास की तरफ और फिर थोड़े गुस्से में बोला, यह मजाक का समय नहीं है। तू खुद भी हार मत मान और मुझे सोचने दे। पंकज से तिरस्कार खाकर मैं कश्यप की तरफ बढ़ा। उससे भी मैंने यही कहा। कश्यप खुद भी डरा हुआ सा था। उसने मेरे हाथ से गिलास ले लिया और लगभग एक झटके में ही उसने पूरा गिलास खत्म कर दिया। शायद वो मेरी सोच से ज्यादा उत्तेजित था। मैंने उससे खुद पूछा, एक और गिलास लाऊं? उसने हाँ कहा। मैं उसका गिलास फिर से भर के ले आया। उसने फिर से मेरे हाथ से गिलास ले लिया और सारा का सारा खत्म कर दिया। उसको इस तरह से शराब पीकर गिलास खत्म करते हुए और मेरा साथ देते हुए मेरे चेहरे पर फिर से मुस्कान आ गई। उससे गिलास लेकर मैंने किनारे रख दिया। अगले ही पल मैंने जमीन से अपनी राइफल उठाई और सीधा कश्यप के सिर में गोली मार दी। कश्यप जमीन पर गिर गया और हमारे देखते ही देखते उसका मृत शरीर अपने असली रूप में आ गया। कश्यप खुद
एक अधूरा इंसान था। उसके मरते साथ ही बंकर पर जो भी हाथ पैर मारे जा रहे थे वो रुक गए। अब जाकर उन्होंने अपनी हार मान ली थी। उनकी आखिरी चाल यही थी जो मैंने नाकाम कर दी थी। फिर भी हम दोनों बाहर नहीं निकले। हम अपनी राइफल्स अभी भी उस लाश पर ताने हुए थे। जितना झूठ और फरेब हमने रात भर देखा, अभी यकीन करना थोड़ा मुश्किल हो रहा था कि सच में हम सुरक्षित हैं। लेकिन ये सच में मर चुका था। ये अभी भी अधूरा इंसान था। कश्यप को ये पूरी तरह से कॉपी नहीं कर पाया था और अधूरी कॉपी कमजोर होती है, जैसा कि कबीले वालों ने बताया था। तभी दरवाजे पर फिर से खड़खड़ होने लगी। हमने अपनी राइफल दरवाजे पर तान दी। इस बार दरवाजा खुला और बाहर आत्माराम था, असली आत्माराम। वो अपने चाकू से दरवाजा खोलकर आया था, रसद का कुछ और सामान रखवाने। सच में उसको देखकर हमें पहले कभी इतनी खुशी नहीं हुई थी। उस प्राणी की लाश देखकर वो भी चौंका। हमने उसको सारी बातें बताई और उसके साथ ही बेस कैंप लौट आए। वापस पहुंचकर हमने सबके साथ असली कश्यप की तलाश शुरू की। हमें असली कश्यप तो कभी नहीं मिला, लेकिन कबीले से कुछ दूरी पर शायद उसके अवशेष मिले। इन रूप बदलने वाले राक्षसों ने शायद उसे तभी खा लिया था जब वो कबीले से चलने की हालत में ठीक होकर हमारे लिए निकला होगा। दादाजी की कहानी खत्म होने के बाद हम सब लोग कुछ सेकंड्स बिल्कुल चुप रहे। जो भी उन्होंने हमें बताया था, हम उसे जैसे प्रोसेस कर रहे थे। फिर उन्होंने खुद ही कहा, पूछो, कोई सवाल है तो। उनसे सबसे पहले सबसे जरूरी सवाल ही पूछा गया, आपको पता कैसे चला कि कश्यप असल में अधूरा इंसान है? उन्होंने बताया, पंकज की बातों से। उसने कहा था कि इनकी कोई चाल अभी भी बाकी है। और दूसरी बात जो उसने बहुत पहले कही थी कि ये प्राणी आपस में टेलीपैथी के द्वारा बातें कर सकते हैं। मुझे ध्यान आया कि जब हम अंदर से छुपकर होल से बाहर देख रहे थे तो वो सिर कटा सैनिक सीधा हमारी तरफ देख रहा था। मतलब अगर उसका सिर होता तो उसको कहीं से ये पता चल गया था कि हम उसको छुपकर कहां से देख रहे हैं। ये जानकारी उसको जरूर टेलीपैथी के द्वारा दी गई होगी और बंकर के अंदर से ही दी गई होगी। बल्कि रात में भी जो जाल उन्होंने बिछाए वो यही सोचकर बिछाए थे कि हम अंदर से उन्हें देख रहे हैं। ये जानकारी देने वाला या तो पंकज था और या फिर कश्यप। अब मुझे बस यही पता करना था कि इन दोनों में से अधूरा इंसान कौन है, और इसके लिए मैंने शराब का सहारा लिया। मैंने 2 गिलास शराब के बनाए और दोनों को ही ऑफर किए। पंकज ने तो मना कर दिया, लेकिन कश्यप वो सब कुछ गटागट पी गया। पक्का करने के लिए मैंने उसे दूसरा ग्लास भी दिया और वो उसे भी पी गया। लेकिन ऐसे शराब पीने की वजह से आपने कैसे समझ लिया कि वो अधूरा इंसान है? मैंने सवाल किया। क्योंकि मैंने शराब के गिलास में जो डाला था वो शराब थी ही नहीं, वो केरोसिन था, मिट्टी का तेल। उस प्राणी ने कश्यप की सभी आदतों को अच्छे से कॉपी कर लिया था। वो दिखने में भी बिल्कुल कश्यप जैसा था। हमारे साथ चलते हुए उसने हमारे ही जैसा खाना भी खाया और इस वजह से उसे पता चल गया था कि खाने का स्वाद कैसा होता है। लेकिन उसने कभी हमारे साथ शराब नहीं पी। उसने हमारे मुंह से शराब का नाम सुना था, लेकिन उसने कभी पी नहीं थी, इसीलिए उसको शराब का स्वाद पता ही नहीं था। ये चीज़ कॉपी करने का, शराब का स्वाद जानने का उसे समय मिला ही नहीं। मैंने जब वो केरोसिन का ग्लास पंकज को दिया था तो उसने मुझे झिड़क दिया कि ऐसे समय में मजाक मत कर, क्योंकि वो गिलास देखकर समझ गया था कि गिलास में शराब नहीं केरोसिन है।
पर कश्यप को नहीं पता था कि शराब दिखती कैसे है। उसने बिना किसी संकोच के केरोसिन के 2 गिलास पी लिए। वाह! हम दादाजी के दिमाग की वाहवाही करने लगे। उतने तनाव भरे माहौल में उन्होंने कितनी अच्छी तरकीब लगाई थी। पर दादाजी, उसने अंदर आप लोगों पर हमला क्यों नहीं किया? मतलब वो अपने असली रूप में भी तो आ सकता था ना? किसी ने एक और सवाल किया। हाँ, बिल्कुल। इसका ठीक ठीक जवाब तो हम में से किसी को नहीं पता, लेकिन जितना मेरा अनुमान है, उसने हमला इसलिए नहीं किया क्योंकि वो खुद अधूरा था। देखने में और बात करने में वो कश्यप की कॉपी था, परफेक्ट कॉपी। लेकिन याद रहे कि जिस कश्यप की उसने नकल की, वो खुद उस समय जख्मी और कमजोर था। उसकी शारीरिक नकल करने के चक्कर में उस प्राणी ने उसके जख्मों और कमजोरी की भी नकल करके उनको अपना बना लिया। इसलिए उसने खुद हम पर हमला ना करके अपने आप को बाकियों की आंख बनाया और इस पूरे जाल में उनका साथ देने का फैसला किया। ऐसा मेरा अनुमान है। इस समय तक तो दादाजी के सारे अनुमान हमें बिल्कुल सही और लॉजिकल लग रहे थे। इस कहानी से जुड़े सभी पात्र जैसे कश्यप, पंकज और आत्माराम अब इस दुनिया में नहीं है। बस दादाजी हैं, इस खून जमा देने वाली घटना के प्रत्यक्षदर्शी और नायक। अपने फौज के दिनों में दादाजी ने और भी बहुत सारी अजीब सी चीजों का सामना किया है, पर उनके बारे में फिर कभी बताऊंगा।